Good morning to all. This is a new lecture on recurrence relations. First of all, the meaning. Uh, Recurrence relation is a relation between two or more consecutive terms. Means if a relation between second term and first term, hence third term and second term, or you can say third term in relation with first and second term. So that whenever we have a relation between next term and previous term, is this kind of relation is recurrence relation. The relation between successor term and predecessor term is recurrence relation. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या दी जा रही है, देखिए ज़रा बात क्या कर रहे हैं हम, ए के प्लस वन इज टू ए के, यानी कि अगर आप देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, के ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या लेंगे, के को अगर आपने ज़ीरो ले लिया तो पहली टर्म क्या आएगी, ए वन। ए वन इज़ टू टाइम्स ऑफ ए नॉट। अगर ए नॉट हमें पता है, सपोज ए नॉट इज़ नोन, देन हमें क्या पता लग गया, ए वन। अगर ए वन पता लग गया, फिर हम के को क्या रखेंगे, वन, तो हम ए टू लिख पाएंगे टू ए वन, यानी अगर ए वन आ गया तो ए टू आ जाएगा, फिर ए थ्री आ जाएगा, फिर ए फोर आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह से सेकंड रिलेशन देखिएगा, आपको जाना माना रिलेशन लग रहा होगा आपको, ए के प्लस वन इज ए के प्लस डी, यानी अगली टर्म को पता करने के लिए पिछली टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड की जा रही है, दैट इज डी। और वो कांस्टेंट टर्म अगर ऐड होती है तो वो सीरीज कौन सी होती है, एपी होती है, ये एपी है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसी तरह ए के प्लस वन, ये वाली हम समझते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं रिकरेंस रिलेशन के। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्या खास बात है, देखिए इसमें एक तो जनरल फॉर्मेट बताया गया है जिसमें कि ए एन रिलेटेड है पीछे की टर्म से, और यहाँ पर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है कि जब ये आपस में रिलेट होंगे तो कुछ कोफिशिएंट्स आ सकते हैं, तो वो जो कोफिशिएंट होंगे वो कैसे होंगे, अपने केस में कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर एक बात की गई है जहाँ पर ए एन को रिलेट किया गया पिछली टर्म से, और साथ में कुछ जो हैं वो कांस्टेंट्स भी काम में लिए गए हैं, C1 C2, और C1 C2 यहाँ पर सभी क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब लीनियर क्यों है, क्योंकि कोई भी ए जो है ना, ए एन हो या ए एन माइनस वन हो, वो कोई भी आपस में प्रोडक्ट में नहीं, इसलिए वो क्या है, लीनियर। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब समझ गए हम। तो हमें करना क्या है, हमें ए एन फाइंड करना है, हमारे लिए टर्म क्या है, ए एन। ए एन हमें फाइंड करना है, हमारे पास ए एन माइनस वन भी होगा, ए एन माइनस टू भी टर्म के अंदर होगा, इक्वेशन के अंदर होगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं रिकरेंस रिलेशन के, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो पहला एग्जाम्पल है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का है, कांस्टेंट कोफिशिएंट का है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट पहला। दूसरा नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए एन माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ए एन माइनस टू से, ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो हम देख पाएंगे कि कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, एन, सो दिस इज वेरिएबल कोफिशिएंट। अगेन लास्ट वन इज सेकेंड डिग्री नहीं होगी, थर्ड डिग्री है, ठीक है ना, है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट लेकिन थर्ड डिग्री। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या होते हैं, जिनमें राइट हैंड साइड क्या होती है, ज़ीरो होती है, वो होमोजीनियस होते हैं। तो देखिएगा ज़रा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें कि ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू है। इसकी डिग्री सेकेंड ऑर्डर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ए एन माइनस टू तक है, अगर ए एन माइनस थ्री तक होता ना तो इसको थर्ड ऑर्डर बोला जाता। अब इसी को अपन सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यहाँ से एस और टी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और एस और टी की वैल्यू निकाल के हम रखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर कर देंगे और इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब वो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, अगर वो R1 और R2 आती हैं और अगर वो अलग अलग है तो सबसे पहली बार में हम क्या लिख पाएंगे,
इसका सॉल्यूशन लिखेंगे an, जबकि r1 और r2 दोनों कैसे हैं, अलग अलग आए। तो ये पहला रूल है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं कई बार, दैट इज CF और PI वाली जो सिचुएशन थी तो वो CF ही है ये। तो ये पहला रूल है, जबकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कब आएगी, जब इसको आप जीरो कर देंगे, उससे जो वैल्यूज़ आ रही हैं अगर वो अलग अलग आ रही हैं, मीन्स डिस्टिंक्ट आ रही हैं, तो डिस्टिंक्ट आ रही हैं तो उस केस में CF कैसे लिखा जाएगा, मीन सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज C1 पहली वैल्यू की पावर n प्लस C2 दूसरी वैल्यू की पावर n। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, देखिए दिस इज रिलेशन, यहाँ से आप s और t की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप पिछले उसमें देख सकते हैं, यहाँ an-1 का जो कॉफिशिएंट है उसे s कहा गया और an-2 के कॉफिशिएंट को t कहा गया। उससे अपने पास क्या निकाल लेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको ज़ीरो करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास दो रूट आएंगे, और दोनों रूट क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इस फॉर्म में, C1 पहली वैल्यू की पावर n और C2 दूसरी वैल्यू की पावर n। तो अब C1 C2 की वैल्यू अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी हुई है जिनसे C1 C2 फाइंड कर सकते हैं तो उनसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है ना। ये एक और फिबोनाची सीरीज जो अपन बहुत फेमस है उसके बारे में, वो भी रिप्रेजेंट की जा सकती है रिकरेंस रिलेशन से, उसमें A0 AN की A1 की वैल्यू दी जाती है। इससे हमारे पास क्या बनी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से x की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों अलग अलग आ रही हैं, इस वजह से जो सॉल्यूशन है उसका वो इस फॉर्म में दिया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से अब कौन सी केस आ गया, जबकि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो रूट हैं वो कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल के केस में क्या होगा देखिएगा, पहले आपकी इक्वेशन से कौन आया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको जब जीरो करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी, और वो हम कह रहे हैं दोनों सेम आ रही हैं, तो दोनों सेम किसके बराबर है, r0। तो उस केस में जो अपना an है वो कैसे लिखा जाएगा, बस C1 वैल्यू की पावर n प्लस C2 n इंटू उस वैल्यू की पावर n, तो ये क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ये उसका एक एग्जांपल दिया गया, देखिए ये तो इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन है हमारा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको जब जीरो करेंगे तो वैल्यू आ रही 3, दोनों सेम आ रही है, सो दैट an की वैल्यू C1 3 की पावर n प्लस C2 n टाइम्स 3 की पावर n, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि अगर ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है, देखिए थर्ड ऑर्डर की है तो उससे 3 वैल्यूज आएंगी, देखिए दो तो बार तो आ रही हैं 3 और एक आ रही है 5। अब क्या करेंगे, इससे हमारे पास 3 और 3 के लिए तो सेम वाला रूल लगेगा और 5 के लिए अलग से रूल लगेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आज इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।